सभी दोस्तों का इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं उसमें हम पिट्स इंडिया एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट्स में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो कि पिछले जो एक्ट था 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था उसमें जो हमने अभ्यास प्रश्न किया था उसका जो आंसर देख लेते हैं। जो 1781 के सेटलमेंट एक्ट से संबंधित जो प्रश्न था वो आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा। प्रश्न था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन थे आपके सामने। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना, 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करना, प्रांतों का एकीकरण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो प्रमुख कारण था 1781 के सेटलमेंट एक्ट का, उसका जो आंसर है बी 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करना। ठीक है, ये था 1781 सेटलमेंट का जो हमने प्रश्न किया था। अब हम जो आज का जो टॉपिक है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके बारे में अब शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एक्ट शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह उसके जो पेश होने मतलब आने के कारण के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन द्वारा लगातार पिछले एक दशक से आप देखेंगे 1773 से ही कंपनी को जो कमियां थीं, जो भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया और फिर अब जो है 1784 का भी सेटलमेंट एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आने वाला है। इसका जो मेन जो कारण थे दो आप देख लेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में मौजूद कमियां थी उनको दूर करना था। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के भ्रष्टाचार में कमी में लाना, मतलब ये कमी जो भ्रष्टाचार में कमी ही नहीं हो रही थी, वो अभी भी अपनी मनमानी कर रहे थे, कोई इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के इन एक्ट्स का। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि इनके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इनके थोड़ा जो मतलब इनके ऊपर हाथ डाला जाए, इनकी थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल में लिया जाए और पावर थोड़ा कम किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इसमें जो है कंपनी के भारतीय क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा और उसमें अधिक सक्षम बनाने के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है। बात 1784 की है। प्रधानमंत्री विलियम पिट्स हैं, बहुत ही युवा प्रधानमंत्री हैं। 1724 साल की आयु में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वो एक बिल संसद में पेश करते हैं, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करते हैं, जिसके पिट्स इंडिया बिल कहा जाता है। बाद में बिल बनने के बाद जो क्राउन के मतलब की संसद हुई के बाद ये पिट्स इंडिया एक्ट्स कहलाता है, और क्योंकि 1784 में पास होता है तो इसलिए इसे इतिहास में पिट्स इंडिया एक्ट्स 1784 के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट्स की सबसे बड़ी बात होती है, आपने इसके उद्देश्यों को जान लिया होगा कि कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो है लोग हैं वो अपने आप में रुक नहीं रहे हैं, बात सुन नहीं रहे हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रही है वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो अब सबसे पहले इसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है क्या काम करता है, इससे पहले हम इसके जो संरचना है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 6। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और ये चुने ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से जाते थे। ये ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से जाना जाते थे इनको। और जो इसके जो मेंबर्स थे उनमें से एक सदस्य जो होना चाहिए था वो ब्रिटेन का अर्थ मंत्री होना चाहिए था, और एक दूसरा जो होना चाहिए था विदेश सचिव होना चाहिए था। यानी कि ये दोनों जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। फिलहाल इसके बाद आप देखेंगे जो 4 सदस्य हैं वो प्रिवी काउंसिल द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, ये इनकी संरचना हो गई जो इनमें सदस्य थे। अब इनकी बात आती है इनके सदस्यों का जो खर्चा कौन उठाएगा। तो इसमें प्रावधान किया जाता है ये जो सदस्य हैं इनका खर्चा मतलब इनकी जो सैलरी है उनको भारत के राजस्व से दिया जाएगा। भारत के राजस्व से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ये खर्च वहन करेगी। जो प्रॉफिट होगा उसके माध्यम से इनका जो सैलरी का खर्चा उठाया जाएगा।
ठीक है। अब बात हो गई, चलो ठीक है, आपके मन में चलो आपने सोच लिया, चलो आपको पता चल गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया। अब आप सोचेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा क्या। देखिए, बात यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी कंपनी, वो क्या काम देखती थी, वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक यानी कमर्शियल मामले और पॉलिटिकल मामले, ये दोनों देखती थी। तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन करने के कारण अब जो है कंपनी सिर्फ कमर्शियल मामलों को देखेगी, यानी कि सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखेगी। ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट में BOC बोलेंगे, ये पॉलिटिकल मामले देखेगी। अब इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में से एक मेंबर जो होता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है। इसके अलावा अब आप प्रश्न पूछेंगे कि भाई अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बुरा तो लगा ही होगा कि उनकी जो पावर छिन जा रही है, तो इनको सामंजस्य बिठाने के लिए, मतलब कि शांत रखने के लिए एक 3 सदस्यीय गुप्त सभा यानी गुप्त कमेटी बैठाई जाती है, जो BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच काम करेगी। ठीक है। इन दोनों के बीच जो भी आदान प्रदान होगा, सूचनाओं का भी चीज़ें साझा होंगी, वो 3 सदस्यीय गुप्त सभा जो गुप्त समिति है उसके माध्यम से होगी। ये डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं, जो थोड़ा देखते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं कि और क्या प्रावधान थे इसमें, और थोड़ा डिटेल से जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि 1784 के सदस्य एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों में कमी की गई या वृद्धि की गई, जी बिल्कुल कमी वृद्धि नहीं की जाती है। वो अभी फिलहाल पूर्व की भांति इनमें 24 सदस्य होते हैं। तो आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में जान लिया। अब देखते हैं जो इनके जो एक कार्य हैं, इनको एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल मामले देखेगी। ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के जो नागरिक हैं, सैन्य हैं और राजस्व संबंधी कार्यों पर अब इसका पूर्ण नियंत्रण अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखेगी। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों पर अपना काम देखेगी, जो कमर्शियल मामले हैं वो देखेगी। दूसरा, अभी भी इसका जो है कंपनी का जो है व्यापारिक मामलों पर एक अधिकार बनाए रखा जाता है, यानी कि दूसरी कंपनियों को अभी भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं होती है। ब्रिटेन की जो और कंपनियां हैं वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दी जाती है कि वो कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है और तथा उन्हें हटा भी सकती है। ये पावर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया जाता है कि भाई अभी आप करो, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर क्या करता है। जी, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर आप देखेंगे इसकी जो सारी शक्तियां हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने की, वो खत्म कर दी जाती हैं। ठीक है। अब आपने जो मेन जो चेंजेस हुए थे, मतलब कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में आप समझ लिया कि क्या इसमें किया गया और क्या चीज़ें नई चीज़ें जोड़ी गई। अब यहाँ से एक द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ठीक है। द्वैध शासन की कैसे शुरुआत होती है, आप देखेंगे कि जो यहाँ पर अब भारत में दो लोगों का शासन होगा। एक EIC ईस्ट इंडिया कंपनी और एक BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन का। व्यापारिक मामले EIC देख रही है, पॉलिटिकल मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है। यानी कि एक ही देश में दो मामले, दो चीज़ों को दो अलग अलग संस्थाओं द्वारा शासन चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक द्वैध शासन की शुरुआत शुरू होती है फिर से, यानी कि 1784 के जो एक्ट है उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट जो सिस्टम होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो रट लेते हैं, मतलब काफ़ी जगह रटा दिया जाता है द्वैध शासन की शुरुआत, तो आप इसे समझ भी लीजिए कि आखिर द्वैध शासन कैसे था और किस प्रकार काम हो रहा था, तो क्यों इसको द्वैध शासन कहा गया। ठीक है। उम्मीद है कि आपको द्वैध शासन समझ में आ गया होगा। अब हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
जो भी लंदन में था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसे हम जीजीबी बोलेंगे शॉर्ट में, और उसकी जो काउंसिल वो काम कर रही होती है। अब जो काउंसिल है उसके जो स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव किया जाता है। क्या बदलाव किया जाता है आप देखेंगे, जो पहले इसकी जो सदस्य संख्या 4 थी अब उसे घटाकर 3 कर दी जाती है। 3 करने से क्या फ़ायदा होता है आप देखिए, पहले जो था गवर्नर जनरल था, ये जो 4 सदस्य होते हैं ये आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो जीजीबी था उसको सिर्फ टाई होने की स्थिति में ही वोट डालने का अधिकार था। ऐसे वो अपना मत नहीं दे सकता था किसी भी विषय पर, किसी भी बिल पे कि पास होना है कि लाना है कि नहीं लाना। तो ऐसे में अगर दो दो की पक्ष और विपक्ष में अगर दो दो हैं तब तो बोर्ड ऑफ जो जीजीबी है उसका काम चल जाता था। लेकिन अगर इनमें से एक कोई इधर हुआ तो वो जो जीजीबी है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो बहुमत इन तीनों का काउंसिल मेंबर का हो जाता था और उसे अधिकार वोट डालने का तभी था जब वो टाई होने की स्थिति होती थी। तो ऐसे में हमेशा ये टकराव बना रहता था, मतलब कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार होने लगती थी, कभी इधर से रोक कभी उधर से रोक। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए इन सदस्यों को संख्या 1 को घटा दिया गया और अब 3 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, 3 सदस्य हो जाते हैं। इसके साथ अब क्या होता है, अब ये जो जीजीबी है उसको वोट डालने का भी अधिकार मिल जाता है। अब ये शर्त हटा दी गई कि शर्त की टाई होने की स्थिति में ही वो वोट डालेगा। अब ये शर्त हटा दी जाती है। अब वो ऐसे भी नॉर्मल वोट कास्ट कर सकता है, अपनी राय दे सकता है। तो इससे जो होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी जीजीबी की थोड़ी शक्ति थोड़ा मजबूत हो जाता है। और जो 3 सदस्य होते हैं इसमें व्यवस्था की गई कि एक जो सदस्य वो होगा कमांडर इन चीफ होगा, यानी इन 3 सदस्यों में एक सदस्य को कमांडर इन चीफ होना जरूरी है। ये आपने जीजीबी के बारे में देख लिया। अब हम जानते हैं जो मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी इनके अधीन कर दिया गया था। अब जो है ये पूरी जो है पूर्णतः इसको अधीन जीजीबी के अधीन कर दिया जाता है। 1773 में ये कुछ फ्री थे, लेकिन अब जो है ये पूर्णतः उसके अधीन कर दिए जाते हैं। अब इन दोनों जो गवर्नर हैं जो बॉम्बे और मद्रास हैं, इनकी हेल्प के लिए भी 3-3 सदस्यों की एक काउंसिल बना दी जाती है। तो ठीक है, अब तक आपने देख लिया बीओसी का जो स्ट्रक्चर है, सीओडी का स्ट्रक्चर है और जो जीजीबी एंड इसका काउंसिल है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, क्या चेंजेस इनकी जो संरचना है उनमें किए गए। अब हम देखते हैं जो मेन जो इसकी जो और जो फैक्ट हैं जो याद करने लायक हैं, जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए 1784 के एक्ट में आपको बता दें कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती थी। हमने देख लिया, पढ़ा भी। जो शर्त ये थी कि लेकिन नियुक्ति से पहले उन्हें ब्रिटिश क्राउन से स्वीकृति लेना आवश्यक था। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, गवर्नर जनरल तथा गवर्नर को वापस बुलाने का अधिकार भी ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट था, अब गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से किसी भी भारतीय राज्य से युद्ध तथा संधि नहीं कर सकते थे। यानी इसमें थोड़ा गवर्नर जनरल को है उसकी जो पावर है उसको इस विषय पर थोड़ी डाउन कर दी गई। एक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन्हें जो ये है वो सीओडी के माध्यम से ही ये युद्ध तथा संधि कर सकते थे। मेन बात, कंपनी की टेरिटरी को अब इस पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी कहा गया, ब्रिटिश शासित क्षेत्र कहा गया। ठीक है, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी क्षेत्र नहीं कहा गया, ब्रिटिश टेरिटरी क्षेत्र अब इसको कहने जाने लगा। एक पॉइंट है, कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार केवल अब ब्रिटिश नागरिकों तक ही सीमित कर दिया गया। यानी कि कोर्ट की जो पावर थी जो भारतीयों पर भी लागू होती थी उसे समाप्त कर दिया गया। अब वो सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों के बारे में ही देखेगी। इसके बाद
भारत में सभी स्तर की जो कि भर्ती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएंगी। जो अभी हमने पढ़ा था कि ये सारी भर्तियां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएंगी, और नियम ये था कि जो सारे लोग होंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ही लिए जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही लिए जाएंगे। बाहर से, ब्रिटेन से, जो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं हैं, जो काम नहीं किए हैं, उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो हैं उन्हीं में से ये सब चुने जाएंगे, ये सब पद दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो इसके जो प्रमुख बिंदु थे, और जो इससे इम्पोर्टेंट प्रमुख बिंदु थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, सीओडी और कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज और गवर्नर जनरल इन बंगाल इन काउंसिल, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो इनकी जो पहली स्लाइड थी ऊपर की। तो इस प्रकार से हमने 1784 के एक्ट के बारे में पढ़ लिया, जो भी इम्पोर्टेंट था सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए। 1784 से एक दो मेन होता है कि कंपनी का जो है जो पावर थोड़ा कम होने लगता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना नियंत्रण रखने की शुरुआत कर देती है, उसमें एक हाथ मतलब कि रखना शुरू कर देती है, और ब्रिटिश टेरिटरी क्षेत्र भी अब ये कहलाया जाने लगा। यानी कि इससे धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट की मंशा और भी ज़्यादा स्पष्ट होने लगती है। ठीक है, अब हम आज का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और देखिए, प्रश्न की जो थी वो स्लाइड डिलीट हो गई है। हम चलिए इसको लिख दिए इस प्रश्न को। आप प्रश्न को मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप उत्तर बता दीजिएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला जो कथन है, इस एक्ट के माध्यम से सीओडी को समाप्त कर दिया गया, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। दूसरा कथन है, बीओडी के सदस्यों का वेतन ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीओडी या बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी। तीसरा जो कथन है, गवर्नर जनरल इन बंगाल और उसके काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। आपको बताना है कि ये जो ऊपर के 3 कथन है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल इसके जो उत्तर हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।